Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government PG College, बेरोड। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम अरिस्टोटल के एक एक एस्पेक्ट्स को ले रहे हैं। ये बीए पार्ट 3 का फर्स्ट पेपर वेस्टर्न क्रिटिकल थॉट है। इसके अंतर्गत आज हम लेंगे अरिस्टोटल्स व्यूज़ ऑन प्रॉपर्टी एंड फैमिली। जैसा कि आप सभी को पूर्व के वीडियोस में बताया गया था कि अरिस्टो प्लेटो का शिष्य था, लेकिन अरिस्टोटल और प्लेटो में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत अधिक थे। प्लेटो ने भी संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की बात की, लेकिन अरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं वो प्लेटो के संपत्ति और परिवार संबंधी साम्यवाद में कुछ अंतर है, जिसको कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम संपत्ति और परिवार साम्यवाद को एक कंबाइंड वे में समझने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति और परिवार का साम्यवाद क्या है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अरिस्टो अपने महान गुरु प्लेटो का महान शिष्य था। गुरु शिष्य के रूप में इन दो महान दार्शनिकों के बीच 20 वर्ष तक का संपर्क रहा, लेकिन प्लेटो के राजनीति दर्शन की जितनी गंभीर आलोचना अरिस्टो के हाथों में हुई, उतनी संभवतः उनके अन्य किसी आलोचकों के हाथों में नहीं हुई। इस संबंध में फोस्टर ने कहा है कि राजनीति दर्शन के क्षेत्र में इनके मतभेद के दो प्रमुख स्थल हैं कि अरिस्टो ने प्लेटो के सर्वथा नवीन मत की आलोचना की है और उसके सर्वथा मौलिक मत को अस्वीकार कर दिया है। प्लेटो ने परिवार और संपत्ति के साम्यवाद के पक्ष में जो दलीलें दी है, उन पर अरिस्टो की आलोचना उनकी कृति पॉलिटिक्स खंड 2 अध्याय 1 से 5 के अंतर्गत मिलती है। अतः अरिस्टो के द्वारा प्लेटो के प्रॉपर्टी कंसेप्ट के बारे में निम्न आलोचनाएं की। इसके अंतर्गत अरिस्टो का ये मानना है कि प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद में परिश्रमी व्यक्ति के प्रोत्साहन की इसके अंतर्गत समाप्ति हो जाती है, क्योंकि उसका ये मानना है कि संपत्ति के सामूहिक होने की व्यवस्था में जो व्यक्ति कठोर परिश्रम करने वाले होंगे, उन्हें शिकायत होगी कि उन्हें अपने परिश्रम के अनुपात में कम प्रतिफल मिलता है और कम परिश्रम करने वालों को अधिक प्रतिफल मिलता है। तो इस आधार पे अरिस्टो ने प्लेटो की आलोचना की है। सेकेंडली, उन्होंने प्लेटो की संपत्ति संबंधी जो विचार है उसको झगड़ों की जड़ कहा है। थर्डली, उन्होंने कहा है संपत्ति एक प्रेरणा शक्ति एवं स्वाभाविक आवश्यकता है। इसके अंतर्गत अरिस्टो का ये मानना है कि प्लेटो के साम्यवाद के विरुद्ध ये सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि प्लेटो ने संपत्ति के गुणों की अवहेलना की है। प्लेटो संपत्ति को एक बुराई, एक अवगुण तथा एक विचलित करने वाली दुर्बलता मानता है, जबकि अरिस्टो इसे गुण एवं प्रेरणा शक्ति व स्वाभाविक आवश्यकता मानता है। उसका मत है कि संपत्ति परिवार का एक आवश्यक अंग है और संपत्ति के बिना एक स्वस्थ और सुखी जीवन संभव नहीं है। इसी तरह अरिस्टो ने प्लेटो की संपत्ति संबंधी एस्पेक्ट में कहा है कि संपत्ति आत्मसम्मान व आनंद प्रदान करती है। समाज में झगड़े का कारण संपत्ति नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक है। इस आधार पर हम देखेंगे कि अरिस्टो ने प्लेटो के उपरोक्त आधारों पर आलोचना की है। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत अरिस्टो का मानना है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साम्यवादी व्यवस्था का आयोजन किया गया था, इसके द्वारा उन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उपरोक्त आधार पे हम देखेंगे कि अरिस्टोटल ने प्लेटो की उपरोक्त आधारों पे संपत्ति संबंधी विचारों की आलोचना की। अब नाउ वी कम टू द अरिस्टोटल ऑन प्रॉपर्टी। अरिस्टो के संपत्ति संबंधी विचार। अरिस्टो ने जैसा कि आपको पता है कि अरिस्टो ने पॉलिटिक्स के प्रथम पुस्तक में 3 अध्याय में संपत्ति पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। अरिस्टो संपत्ति को व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है।
प्लेटो अपने आदर्श राज्य में 2 वर्गों, सैनिकों तथा शासकों के लिए संपत्ति का निषेध करता है, परंतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को अत्यंत अरस्तु आवश्यक मानता है। अरस्तु के अनुसार निजी संपत्ति मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का साधन है, उसके आनंद का स्रोत है और उसे अनेक उत्तम व नैतिक कार्य करने का अवसर प्रदान करती है। अतः अरस्तु ने संपत्ति का जो अर्थ बताया है, अरस्तु के अनुसार संपत्ति परिवार का एक अंग होती है तथा संपत्ति प्राप्त करने की कला गृह प्रबंधन का एक अंग होती है। अतः संपत्ति की परिभाषा करते हुए उन्होंने लिखा है कि संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य परिवार में जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक और उपयोगी होती है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जस्टिफिकेशन फॉर प्रॉपर्टी, संपत्ति का उद्देश्य क्या है। निजी संपत्ति के औचित्य के पक्ष में अरस्तु ने 2-3 बातों पे बताया है, 2-3 बातों को। नंबर 1, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है। उनका कथन है कि जब प्रत्येक का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। इसी तरह उन्होंने कहा कि यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अपरिहार्य है। संपत्ति मित्रता, उदारता और आतिथ्य सत्कार आदि के समान गुणों को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ये उन्होंने संपत्ति के औचित्य की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने संपत्ति के 2 प्रकार बताए, सजीव संपत्ति और निर्जीव संपत्ति। सजीव संपत्ति में उन्होंने दास, सेवक, बैल, गाय इनको शामिल किया और निर्जीव संपत्ति में निर्जीव के अंतर्गत हम खेत, मकान, कृषि, औजार आदि को शामिल करते हैं। तत्पश्चात अरस्तु ने संपत्ति की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टी की संपत्ति की 2 विशेषताएं बतलाई है। समाज की स्वीकृति, सोशल रिकग्नाइजेशन, संपत्ति समाज द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। अरस्तु उस वस्तु को संपत्ति नहीं मानता जो समाज की दृष्टि में संपत्ति नहीं है, भले ही किसी व्यक्ति या वर्ग का उस पर अधिकार हो और वह उनकी किसी आवश्यकता की पूर्ति करती हो। नंबर 2, स्टेट प्रोटेक्शन, राज्य का संरक्षण। संपत्ति को राज्य का संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, चाहे वह व्यक्तिगत संपत्ति हो या चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो। इस तरह से हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपनी संपत्ति को 2 आधारों पर बताया है। तत्पश्चात प्लेटो ने वेज ऑफ एक्वायरिंग प्रॉपर्टी की संपत्ति के उपार्जन के कौन सी 2 विधियां हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने प्राकृतिक नेचुरल और अप्राकृतिक अननेचुरल। संपत्ति के उत्पादन के लिए श्रम और प्रकृति पर निर्भर रहना प्राकृतिक विधि के अंतर्गत आता है। अप्राकृतिक विधि में व्यक्ति संपत्ति के उत्पादन के लिए अपने परिश्रम और प्रकृति पर निर्भर नहीं रहते, वे अपने ही श्रम पर निर्भर रहने वाले व्यवसायों को न केवल दूसरे व्यक्तियों से अनुचित रूप से धन का अर्जन करने वाले व्यवसायों में संलग्न रहते हैं। अरस्तु व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है। अतः अरस्तु का मत है कि केवल प्राकृतिक उपायों द्वारा ही संपत्ति को प्राप्त करना चाहिए। संपत्ति को प्राप्त करने के लिए अप्राकृतिक उपायों का सहारा लेना सर्वथा अनुचित है। इस तरह से हम देखेंगे कि उन्होंने संपत्ति के बारे में अपने विचारों को व्यक्त किया और इसी के अंतर्गत हम कहेंगे कि यद्यपि अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, किंतु वह प्लेटो के ही समान संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम को सभी बुराइयों की जड़ मानता है। उसके संपत्ति संबंधी विचारों का मूल्यांकन करते हुए डैनिंग ने लिखा है कि अरस्तु ने उत्पादन और विनिमय के आरंभिक विचारों को उचित ढंग से प्रस्तुत किया है। वह संपत्ति के प्रयोग और विनिमय इन दोनों के महत्व के अंतर को स्पष्ट रूप से समझने में सफल हुआ है, पर वह पूंजी के महत्व को समझने में पूर्णतः असफल हुआ है। इसलिए सूद के बारे में उसके विचार अति प्राचीन और असंगत हैं। इस तरह से हम कहेंगे कि अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक है और समन्वयवादी उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा भी देखी जा सकती है। प्रॉपर्टी के कंसेप्ट के बाद अरस्तु ने फैमिली कम्युनिज्म की बात की, अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ फैमिली। जैसा कि पूर्व में भी मैंने आप लोगों को बताया कि अरस्तु और प्लेटो में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत अधिक थे। अतः जिस तरह से संपत्ति के बारे में उसके व्यूज़ डिफ़र करते थे, उसी तरह से अरस्तु द्वारा प्लेटो के परिवार के साम्यवाद के संबंध में भी
कुछ आलोचनाएं की, जिसके अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि प्लेटो के द्वारा परिवार को भी आवश्यक नहीं माना। प्लेटो समझता है कि राज्य जब विशाल परिवार बनेगा तो उसके अंतर्गत तेरे मेरे की भावना उत्पन्न होगी और उससे कई तरह के झगड़े पैदा होंगे, इसलिए वो परिवार को भी आवश्यक नहीं मानता। इसी तरह अरस्तु का ये मानना है कि उन्होंने प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद के बारे में कहा कि व्यक्ति का पूर्ण विकास परिवार में ही संभव है। परिवार में ही वह संयम, परोपकार, उदारता, स्वार्थपरता गुणों को सीखता है। अतः अरस्तु का कथन है कि बच्चों और दासों के विकास के लिए सबसे उत्तम पाठशाला परिवार ही है। इसी तरह परिवार का उन्मूलन करके राज्य की सत्ता कायम नहीं की जा सकती। परिवार एक प्राकृतिक संस्था है, साथ ही राज्य के विकास की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है, क्योंकि परिवार ही शनै शनै विकसित होकर राज्य के रूप में परिणित होता है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु के द्वारा प्लेटो के परिवार संबंधी साम्यवाद की भी कई आधारों पे आलोचना की है और अरस्तु का मत है कि प्लेटो परिवार के अस्तित्व के शव पर राज्य में निरपेक्ष एकता स्थापित करना चाहता है, जबकि किसी भी राज्य में व्यावहारिक आदर्श विभिन्नता में एकता ही हो सकता है। व्यक्तित्व और परिवार को कुचलकर एकता को स्थापित करना उचित नहीं कहा जा सकता। इससे राज्य के अस्तित्व को खतरा पहुंचता है, क्योंकि राज्य उन संस्थाओं की एक संस्था है और संस्था के रूप में राज्य की इकाई है परिवार। अब अरस्तु ने मीनिंग ऑफ फैमिली, परिवार के बारे में जो डेफिनेशन दी है, उसके अंतर्गत अरस्तु का मानना है कि परिवार संबंधी धारणा अरस्तु की बिल्कुल प्लेटो के विपरीत है। प्लेटो परिवार को प्रगति के मार्ग में एक व्यवधान मानता है, जबकि अरस्तु परिवार को उचित, आवश्यक और प्रेरणा का स्रोत मानता है। अरस्तु ने परिवार को त्रिकोणात्मक संबंधों का समुदाय बताया है। पति और पत्नी, स्वामी और दास, माता पिता और संतान, इन तीनों के पारस्परिक संबंधों का नाम ही परिवार है और परिवार के मुखिया को अपनी पत्नी, बच्चों, दासों और संपत्ति पर पूर्ण स्वामित्व होता है। पर इन सब में आपस में संबंध विभिन्न प्रकार के होते हैं और वह अपनी पत्नी की परामर्शदाता, अपने बच्चों का पथ प्रदर्शक और दासों का निर्देशक होता है। परिवार के लिए अरस्तु का मानना है कि फैमिली द फर्स्ट स्कूल ऑफ सिविल लाइफ। अरस्तु के अनुसार परिवार नागरिक और सामाजिक जीवन की पाठशाला है। उसके अनुसार परिवार सामाजिक जीवन को स्थिर रखने वाली आधारशिला है। व्यक्ति को नागरिकता और सामाजिक जीवन से संबंधित अनेक बातों का ज्ञान परिवार से ही प्राप्त होता है। व्यक्ति बालक के रूप में परिवार में ही प्रेम, घृणा, उदारता, सत्य, असत्य आदि को सीखता है। अतः परिवार में ही वह अपने माता पिता और अन्य सदस्यों से अनुशासन और आज्ञा पालन की शिक्षा प्राप्त करता है। सेकेंडली, उन्होंने कहा स्टेट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द फैमिली। राज्य परिवार का ही विकसित रूप है। अरस्तु का मानना है कि राज्य मानव आवश्यकताओं की अंतिम और पूर्ण रूप है, तथापि इस विकास प्रक्रिया में प्रथम स्थान परिवार को मिलना चाहिए। अरस्तु के अनुसार सबसे पहले लोग परिवारों में संगठित हुए। कई परिवारों के मिलने से ग्राम की रचना हुई और अंत में कई गांवों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक विकास की सर्वप्रथम संस्था परिवार ही है। तत्पश्चात पैट्रिटिक फॉर्म ऑफ द फैमिली, परिवार का स्वरूप पैट्रिक। अरस्तु के परिवार का स्वरूप पैट्रिक है। पुरुष ही परिवार का संचालक और शासक है और स्वाभाविक रूप से पुरुष स्त्री की अपेक्षा अधिक गुणवान होने के कारण उस पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तत्पश्चात पोजीशन ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति। यहाँ पर यह बताना उचित होगा कि अरस्तु की महिलाओं के प्रति धारणा उच्च नहीं थी। वह नारी को दुर्बलताओं का पुंज मानता था। नारी का क्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक ही सीमित होना चाहिए। नारी को वो अपूर्ण मानता था तथा खामोशी उसका गौरव है। वह शासन करने का योग्य है, अतः उस पर पुरुष का शासन होना चाहिए। पुरुष को चाहिए कि वह कठोरतापूर्ण स्त्रियों को अपने वश में रखे। इसी तरह स्टेट कंट्रोल और फैमिली, परिवार पर राज्य का नियंत्रण। अरस्तु का ये मानना है कि परिवार का अत्यधिक मोह पुरुष को उसके मार्गदर्शन से विचलित कर देता है। अतः राज्य को चाहिए कि वह यदा कदा वह परिवार को नियंत्रण में रखने के लिए नियम बनाता है और यहाँ भी अरस्तु ने मध्यम मार्ग का अवलोकन किया है। इस तरह से हम देखेंगे कि अरस्तु ने अपने परिवार संबंधी साम्यवाद के अंतर्गत उपरोक्त बातों को इसके अंतर्गत रखा है।
अंत में हम ये कहेंगे कि अरस्तु के अगर हम परिवार संबंधी विचारों का अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो लगता है कि अरस्तु के परिवार संबंधी विचार प्लेटो के विचारों से बहुत भिन्न है। परिवार जीवन जो प्लेटो की दृष्टि से निकृष्ट राज्य के संबंध में अत्यंत अनावश्यक है, हानिकारक है, अरस्तु की दृष्टि में मनुष्य का राजनीतिक यात्रा का प्रथम सोपान है और यह राज्य की आधारशिला है, राज्य के निर्माण तथा अस्तित्व की एक मूलभूत शर्त है तथा राज्य के निर्माण का ये प्रथम और अनिवार्य चरण है। इस तरह से हम देखेंगे कि प्लेटो और अरस्तु दोनों के फैमिली कम्युनिज्म और प्रॉपर्टी कम्युनिज्म में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक यूटोपियन होने के कारण, कल्पना लोक के कारण अपने विचारों को दिया, हालांकि उन्होंने बहुत सारे विचारों को लॉज में सुधारा भी है जो कि अरिस्टोटल से मिलते ही हैं, लेकिन अंत में हम देखेंगे कि दोनों के विचारों में बहुत अधिक अंतर है। इस आधार पे हम देखेंगे कि अरस्तु एक फैमिली एंड प्रॉपर्टी संबंधी जो विचार है उसको हम आज के वीडियो में इसका इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अरस्तु के अलग विचारों को लेंगे। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।